अगर हम किसी गेंद को किसी ऊंचाई पर इस प्रकार से पकड़ के रखते हैं तो हम कहते हैं कि इस गेंद के पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अगर हम इस गेंद को यहां पर छोड़ देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इस पर कार्य कर सकता है। अब इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इस गेंद के पास एकदम सटीक रूप से कितनी स्थितिज ऊर्जा होने वाली है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि इस गेंद का द्रव्यमान m है और यह गेंद जमीन से h ऊंचाई पर है, यानी हमें इसके लिए द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यही हम पता करेंगे। अब जरा सोचिए कि यह हम कैसे करेंगे। तो यह करने के लिए हमें यहां पर इस ऊर्जा शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, यानी यह एक ऐसी संख्या होती है जो कि हमें बताती है कि हम कितना कार्य कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की तो इसे हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की कार्य करने की क्षमता, यानी गुरुत्वाकर्षण यहां पर कितना कार्य कर सकता है। तो अगर यहां पर इस गेंद को नीचे लाने में गुरुत्वाकर्षण 100 जूल का कार्य कर सकता है तो हम कहेंगे कि इस गेंद की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वह 100 जूल है। अगर यहां पर कुछ ऐसी स्थिति होती कि इस गेंद को नीचे लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के द्वारा केवल 2 जूल का कार्य ही किया जा सकता तो हम कहते हैं कि इस गेंद की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा केवल 2 जूल है। तो तुरंत ही अब हम यह लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा गेंद पर किया जा सकने वाला कार्य, और यह हमने इसकी परिभाषा से लिखा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम इसे स्थितिज ऊर्जा क्यों कह रहे हैं, यानी इस स्थितिज शब्द का यहां पर मतलब क्या है। तो देखिए, अगर हम इस गेंद को यहां पर छोड़ देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इस गेंद को नीचे की ओर खींचेगा। इसके परिणाम स्वरूप यह गेंद गति करेगी, यानी इसके पास गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसे पोटेंशियल एनर्जी कहने का कारण यह है कि इस गेंद के पास कुल मिलाकर यह सामर्थ्य है, यानी कि यह पोटेंशियल है कि यह गतिज ऊर्जा प्राप्त कर ले। और हमने गतिज ऊर्जाओं और स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में एक पहले की वीडियो में बात कर रखी है, जिस वीडियो का नाम था ऊर्जा। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो एक बहुत अच्छी चीज होगी कि आप उस वीडियो को जाकर एक बार फिर से देख लें। तो अब चलिए गेंद पर किए जाने वाले कार्य की गणना करते हैं। तो यह कार्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान में कार्य होता है वस्तु पर आरोपित बल गुणा वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि हमें बस इस गेंद पर आरोपित बल और इस गेंद का विस्थापन ज्ञात करना है। तो जरा सोचिए कि इस गेंद पर लगने वाला बल क्या होगा। हम यहाँ पर किस बल की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी। और हम जानते हैं किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है वह होता है उस वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए, यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल है वह m गुणा g आ जाएगा। इस mg को हम इस गेंद का भार भी कह सकते हैं, यानी वेट भी कह सकते हैं। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पर यह विस्थापन कितना होने वाला है। तो अगर हम इस गेंद को यहाँ नीचे गिरा देते हैं तो यह गेंद यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि इस गेंद का विस्थापन यहाँ इस ऊंचाई के बराबर आ जाएगा। तो अब जब हम यहाँ पर बल और विस्थापन का गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बल है mg और जो विस्थापन है वह है h। तो यह हमें इस गेंद की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी m गुणा g गुणा h। अब चलिए यहाँ पर कुछ संख्याएं ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि इस गेंद का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और यह गेंद 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस गेंद की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो अब आइए हम यहाँ पर ये मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो सबसे पहले m यानी कि इस गेंद का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे और इकाइयां हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर यह एक प्रकार की ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो ऊर्जा की इकाई इस कार्य की इकाई के ही समान आने वाली है और हम जानते हैं कि कार्य की इकाई जूल होती है और यहाँ पर ये सभी मानक इकाइयों में हैं, तो हमें पता है कि यह मान हमें जूल में मिलेगा। अब इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g का मान 9.8 होता है। तो अगर हम इसे पूर्णांकित करके लिखें तो हम इसे 10 कह सकते हैं, गुणा जो ऊंचाई है यानी कि h है वह 3 है यानी 3 मीटर। तो अब देखिए 3 गुणा 2 यानी 6, 6 गुणा 10 यानी कि 60। तो इस गेंद की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वह हमें 60 जूल मिल जाएगी। और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस गेंद को यहां से गिरा देते हैं यानी यहां से छोड़ देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इस गेंद पर 60 जूल का कार्य करेगा, जिससे यह गेंद यहां से यहां तक आ जाए। अब इस वीडियो के अंत से पहले मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है कि क्या हमें यह ऊंचाई हमेशा जमीन से ही ज्ञात करनी है। देखिए, मेरा मतलब यह है कि अगर हम किसी इमारत की पहली मंजिल पर इस प्रकार से यह गेंद अपने हाथों में पकड़कर खड़े हैं, तो जरा सोचिए कि इस गेंद की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें इसकी ऊंचाई यहां पर इस पहली मंजिल से ज्ञात करनी चाहिए या फिर यहां पर इस ग्राउंड फ्लोर से इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी चाहिए। कौन सा विकल्प सही रहेगा, यह मेरे सामने सबसे बड़ी उलझन हुआ करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो चाहें वह ऊंचाई यहां पर ले सकते हैं,
सभी चीजें बस यहाँ पर स्थिति पर निर्भर करने वाली हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हमारी गेंद को पहली मंजिल से नीचे गिराते हैं तो यह इस प्रकार से पहली मंजिल से टकरा जाएगी, तो यह इसके लिए निम्नतम बिंदु होने वाला है, यानी कि यहाँ पर यह पहली मंजिल हमारे लिए जमीन के रूप में कार्य कर रही है। तो इस स्थिति में इसे ऊंचाई कहना अर्थपूर्ण होगा, यानी हमें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम मिलने वाला है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केवल यहां से यहां तक ही कार्य कर रहा है। अब दूसरी ओर अगर हम इस गेंद को हमारे इस बालकनी के बाहर फेंक देते हैं, हालांकि हमें कभी भी गेंद को बालकनी के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं तो यह गेंद सीधा आकर जमीन से टकराने वाली है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारी ऊंचाई यह आ जाएगी, यानी समान स्थिति के लिए ही अब ऊंचाई हमें ज्यादा मिली है, जिसकी वजह से इस गेंद की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वह भी हमें ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि अब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा यहां से लेकर यहां तक कार्य किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका यह मतलब है कि हमारी स्थितिज ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि हम यहाँ पर जमीन के रूप में यानी धरातल के रूप में किसे चुन रहे हैं, और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस स्तर को यहाँ पर जमीन के रूप में चुनने वाले हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सबसे निम्नतम बिंदु चुनता हूं और उस बिंदु से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करता हूं और उसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लेता हूं। तो अगर हम इस गेंद को यहाँ पर पहली मंजिल पर गिरा रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर यह ऊंचाई लेने वाले हैं, और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर लोलक यानी कि पेंडुलम का उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस डोरी से यह भार लटका हुआ है और यह स्वतंत्र रूप से दोलन कर सकता है। तो अगर हमें इस भार की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हम यह देखेंगे कि इसका सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो अगर हम इस भार को एक गेंद कह रहे हैं तो इसे अगर हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो यह इस प्रकार से गति करेगी यानी दोलन करेगी, और यह इस गेंद के लिए सबसे निम्नतम बिंदु होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो यह वापस इस तरह ऊपर चली जाएगी। तो हम कहेंगे कि यह इसका सबसे निम्नतम बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि यह इस गेंद का जमीनी स्तर होगा, और अगर हम यहाँ पर इस बिंदु पर इस गेंद की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं तो हम इस ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। तो अब आइए सारांश रूप में यह देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। हमने इस वीडियो में किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखा, और यह हमने देखा कि इसे ज्ञात करने के लिए हम उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए जाने वाले कार्य को ज्ञात करते हैं। अब जैसे हम किसी भी कार्य को ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पर बल को विस्थापन से गुणा कर देंगे, और बल के रूप में देखिए हमें यहाँ पर यह m गुणा g मिलने वाला है, जो कि इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाए जाने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। और अगर हमें यहाँ पर विस्थापन ज्ञात करना है तो हम बस इस वस्तु की ऊंचाई लिख देंगे, जमीन से यह कितनी ऊंचाई पर है, और इससे हमें यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा m गुणा g गुणा h मिल जाएगी। तो अगर आप इस समीकरण को भूल भी जाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप हमेशा कार्य के संबंध में जो हमने मूल बातें की थी उनके बारे में सोच सकते हैं और इसकी व्युत्पत्ति एक ही चरण में कर सकते हैं। और अगर आप कभी इस बात को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें यह ऊंचाई कहां से ज्ञात करनी है, तो देखिए हम चाहे वहां से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कहां से ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन सामान्य रूप से मैं यह पसंद करता हूं कि जब भी हम किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं तो हम यह देखेंगे कि उस वस्तु के लिए निम्नतम बिंदु कौन सा है, और उस बिंदु से फिर हम उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना भी कर लेंगे।